Hi, good morning, all of you. Myself, Pooja Sharma from Gargi Girls School. Today, we will read about the chapter number 4, class 11, and this is the 049 painting subject. आज बच्चे हम लोग इस अजंता आर्ट ऑफ अजंता चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज वेरी वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट. मेरा क्या, आपने भी सुना होगा स्कॉलर्स का, जितने भी न्यू कमर्स है, जितने भी न्यू जनरेशन है, उनका भी एक ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, एक फेवरेट टॉपिक रहा है. इसका जो है हमारा जो इसका ओरिजिन था, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, हमारी जो फेजेस हैं, हमारी जो चीजें हैं, आज हम उसके बारे में ब्रीफ इंट्रो करेंगे ताकि हम आपको ये बता पाए कि इसका क्या क्या हमने इसके बारे में जानना है और इससे हमें कितना इम्पोर्टेंस हमें मिलना है. अजंता का जो इंट्रोडक्शन था बेटा, अजंता इज अ ग्रेट आर्ट ट्रेजर. ये हम इसे एक आर्ट ट्रेजर के मतलब एक ग्रेट आर्ट ट्रेजर के रूप में लेते हैं. ये रॉक कट आर्किटेक्चर था. इसमें रिफाइंड स्कल्पचर्स थे. मोर इम्पोर्टेंटली पेंटिंग्स मैच्ड हिज ब्यूटी थी, बट ब्यूटी वाज सो गुड. उसमें हम लोग स्टोन से पेंटिंग करना आसान नहीं है. उसमें बहुत सारे टूल्स भी नहीं थे उस ड्यूरेशन में, बट हम लोगों ने उसको अगर हम फाइंड करते हैं तो उनकी मैचलेस ब्यूटी तो थी, पर ब्यूटी इमेजिन आउट ऑफ बॉक्स थी, बियॉन्ड इमेजिनेशन थी. द ब्राइट हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द वॉल. जब हमारी ये पुराने जमाने की पेंटिंग्स हैं वो मैंने आपको पहले भी 12th में भी हम पढ़ेंगे इसको आगे कि इसमें जो है पेंटिंग्स वॉल आर्ट बड़ी फॉक आर्ट वॉल आर्ट बड़ी फेमस होती थी. द स्कॉलर्स जो है वो आज भी बिलीव करते हैं कि इसकी ब्यूटीफुल, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है आज की डेट में नहीं बनी है, और ये वो पेंटिंग्स है जिन्हें वर्ल्ड फेम भी मिला है. द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा कंस्ट्रक्टेड सेवरल स्टैचूज. जो फॉलोअर्स थे बुद्धा के, उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज इसके बारे में क्रिएट की हैं. ये है चटायास एंड विहारास थ्रू आउट इंडिया. आप देख सकते हैं द स्टोरीज ऑफ पास्ट लाइव्स ऑफ बुद्धा नोज एज जटाका स्टोरीज वर पेंटेड इन भाजा, केरला, कन्हेरी एंड अजंता. ये आप लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि ये सारी चीज जो है बुद्धा के जो फॉलोअर थे उन्होंने सेवरल स्टैचूज में इसको क्रिएट किया था. इसकी डिस्कवरी बेटा 1917 में हुई थी, और ये ब्रिटिश सोल्जर जो है इन्होंने पहली बार देखा था. जब ब्रिटिश सोल्जर आए थे उन लोगों ने आके देखा था, तब से ये वर्ड फेमस हो गई है. वो पेंटिंग जो थी हॉर्स शूज शेप में नैरो वैली में थी, जो औरंगाबाद के पास थी. और जब वो इतने फैसिनेट हुए तो तब जाके इसको एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मानी गई. लोकेशन एंड पीरियड. इसका लोकेशन जो है वो ये होली पिलग्रिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स थी, जहाँ पे ह्यूज एम्फी थिएटर इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद रहा है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रहा है. यहाँ पे जो है इसमें 300 फीट हाई इन परसेंट मून फॉर्मेशन था, और एक हॉर्स शू फॉर्मेशन विच इज अ स्ट्रीम फ्लोइंग नियर बाय इसके रहा है. दीज आर एक्चुअली द टेम्पल्स. उस टाइम में जो टेम्पल्स थे उसकी आर्ट जो थी, उसके जो एक्सप्रेशन थे, उसकी जो लव थी, उसकी पेशेंस, उसका वर्शिप, उसकी सेक्रीफाइस, उसकी सिंपैथी, पीस, आर्किटेक्चर जो था, स्कल्पचर जो था, पेंटिंग उस टाइम में ये हम देखने को बहुत अच्छे से मिलता है. अजंता is the only surviving example of painting in 2nd century BC and 6th century AD. The exact time periods are not available due to the lack of dates inscriptions. ये रहा है. तो उसमें नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं इसकी फर्स्ट फेज पे, जब हमें ये मिला था. ये हिनाया पीरियड रहा है इसका 2nd and 1st सेंचुरी वाला. और इसका द अर्लीस्ट केव्स जो थी वो इसकी 8, 9, 10, 13 एंड 15 ए थी. वर पेंटेड बाय ये स्कल्प्टेड, ये पेंट हुई थी, स्कल्प्टेड जो हुई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ सातवाहन के टाइम में रहा है. इसका फिर सेकंड फेज आता है महायाना पीरियड. ये 4th और 6th सेंचुरी के बीच का था, 4th से 6th सेंचुरी के बीच का था. इसमें हमने द सेकंड फेज वाज ग्रेटर आर्टिस्टिक एक्टिविटी था, जो अजंता एंड द रिमेनिंग केव्स वर पेंटेड. इसमें सेकंड फेज में जो है बहुत सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटी हुई थी. पहली फेज में इनको बनाया गया था, इनकी कटिंग करी गई थी, इनसे बहुत इंपॉर्टेंटली इसको जो है शेप दी गई थी. हालांकि वो शेप्स बहुत ज्यादा शेप मतलब मिसमैच थी, बट कुछ शेप दी गई थी. सेकंड वाली फेज में इनके साथ जो है कलरिंग स्टेप्स दिए गए थे. बड़ी आर्टिस्टिक एक्टिविटी हुई थी. पेंट किया गया था, स्कल्प्टेड किया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ वाटकास डायनेस्टी फ्रॉम 4th to 6th सेंचुरी में. The rulers were Samantas, the Vaktakas and the Chalukyas were themselves Hindu. ये लोग हिंदू थे, बट इन्होंने जो है बुद्धिस्ट एंड प्रॉस्पर टेरिटरी को बहुत प्रमोट किया था.
इनकी जो रिच बिजनेस कम्युनिटी थी ऑर्गेनाइज्ड एंड गाइड्स एंड प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड फंड्स, इन्होंने फंड्स भी बहुत रेज किए थे। इन्होंने प्रमोशन दिया था बहुत आर्ट को, इन्होंने प्रमोशन दिया था कल्चरल आर्ट को। द एंटायर अजंता चैप्टर इज ट्रिब्यूट टू अ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द हिंदू रूलर्स। उस टाइम के जो हिंदू रूलर्स थे, और ये कम्प्लीटली जो है उनको डिवोशन पे जाता है। द आर्ट मास्टर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ब्लूम्ड येट अगेन विद द फुलेस्ट चार्म। इसका चार्म बहुत अलग था। इसमें ट्रेडिशनल बहुत सारी चीजें थी। इसको कार्विंग बहुत अच्छे से की गई थी। नंबर ऑफ केव्स थी इसमें। अजंता इज कॉम्प्लेक्स ऑफ 29 चटाए चटाया एंड विहारास केव्स प्लस 1 अनफिनिश्ड केव है। इतनी केव्स बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। that were challenged into live rock and are host to some of the best preserved painting and sculptures। ये डेफिनेटली इतनी सारी अनफिनिश्ड केव तो एक ही थी, बाकी 29 होना और इन सब की पेंटिंग स्ट्रक्चर इतना आसान नहीं था, इसे प्रिजर्व करना आसान नहीं था। लेकिन उस टाइम में जो नंबर ऑफ केव्स का फैशन चला था, उसमें केव्स पे बहुत अच्छी डिजाइनिंग होती थी, जो आज भी बहुत अट्रैक्ट करती है। आप जाएं तो जाके देख सकते हैं अजंता अलोरा की पेंटिंग जो है। हम लोग आपको एक टाइम जो है आर्ट आर्ट विजिट कराएंगे, हम इसको आपको नेक्स्ट उसमें हम लेके चलेंगे, ताकि आप लाइव देख सकें, उसको इंटीग्रेट कर सकें उन चीजों में। आप लोग थोड़ा सा आपको पढ़ने में, छूने में, उसके टेक्सचर को देखने में, उसके स्टोन्स की कार्विंग देखने में आपको इजी रहे। एंड आई विल शो यू द पीपीटी आल्सो ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। द बिगेस्ट केव व्हिच इज होम टू द फिगर पेंटेड एट, ये था पदम पानी में, जो सबसे लॉन्गेस्ट केव थी। ये 20 फीट लॉन्ग थी। इसमें बहुत बारीक काम किया गया था। इसमें केव्स में बहुत टाइप की फिगर्स दी गई थी। केव नंबर 29 इज द बेस्ट स्टापू केव, जो आज भी फेमस है। और केव नंबर 17 हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स। ये इन्होंने केव्स को डिफरेंट टाइप से शो किया था। इसमें नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव था, नंबर ऑफ पेंटिंग्स जिसमें ज्यादा थी वो केव अलग थी। और टाइप्स ऑफ केव जो थी, ये चटाया और स्टापू केव्स थी। दो टाइप थे इसके। फर्स्ट था चटाया और स्टापू केव्स। दीज वर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस डिस्कशन। इनका जो ओरिजिन था, इनका जो वर्क था, ये वर्शिप और रिलीजियस डिस्कशन था। इनमें केव्स आपकी 9, 10, 19, 26 एंड 29 जो है वो चुटाया केव के नाम से फेमस है। सेकंड वाज द विहारा केव्स और लिविंग केव्स। विहारा केव्स जो थी, देयर वर द लिविंग प्लेसेस और बुद्धा भिक्षुस। इनकी जो थी ये उनको रहने के लिए दी गई थी, इनके लिए बनाई गई थी। केव नंबर 1 to 8, 11 to 18, 20 to 28 एंड 30 आर विहारा केव्स के नाम से फेमस है। ये उस टाइम में बुद्ध फॉलोअर्स जो थे उनके रहने के लिए करी गई थी। अब आते हैं हम लोग बच्चे इसके टेक्निक्स पे। टेक्निक्स जो थी इसकी, टेक्निक्स ऑफ अजंता फ्रॉसेस एंड म्यूरल्स। इसकी जो टेक्निक्स थी हम करते हैं, इसमें जो है टेम्परा स्टाइल यूज किया गया था। ये टेम्परा स्टाइल में इसको अजंता फ्रॉसेस जो है टेम्परा स्टाइल में की गई थी। द सरफेस ऑफ प्लेस वर पेंटिंग वाज टू बी डन वाज मेड रफ यूजिंग सम टूल्स। जो टूल्स थे उस टाइम बहुत फाइन नहीं आते थे, टूल्स बेसिकली क्रिएट करने पड़ते थे, लाइक हथौड़ा, छेनी। पहले जब बोलते थे ना, आप ऐसे बता सकते हैं, तो वो रफ काइंड ऑफ टूल्स थे। उससे हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा फिनिशिंग थी, बट हाँ वो शेप में आ जाती थी। अब प्लास्टर कंटेनिंग स्टोन पाउडर, काउ डंग, है ना, क्योंकि रिलीजियस थिंग्स थी, जो वेस्ट मटेरियल था, जो हमारे पास आसपास अवेलेबल था, हम वो सारी चीजें यूज की थी। जैसे प्लास्टर कंटेनिंग स्टोन पाउडर, मतलब स्टोन को कूट कूट के जो पाउडर बनाया जाता था। काउ डंग था, राइस स्ट्रॉ हस्क था, was applied on that to the thickness, जो thickness करने के लिए था, half of 2 inches। आप अभी जाके देखेंगे तो कहीं कहीं से वो झड़ रही है। वो झड़ इसलिए रही है क्योंकि इसमें जो है सारा ऑर्गेनिक आपका चीजें सॉरी आपकी सारी ऑर्गेनिक चीजें यूज हुई थी। आई एम सॉरी। After applying plaster and surface was beaten with the flat bamboo sticks। उस टाइम में बैम्बू स्टिक से उसको बीट करके उसका पाउडर बनाया जाता था। After 3 or 4 layers of some plaster beaten every time with the bamboo sticks। ऐसे करके पाउडर की लेयर्स डाली जाती थी। The surface was covered by a thin coating of lime paste with which was treated like a painting surface। ऐसे लाइम, इसका जो पेस्ट था which was treated like, इसके ना पहले 2-3 कोट किए जाते थे इनको बैम्बू स्टिक से, क्योंकि बहुत सारे साधन नहीं थे। बैम्बू स्टिक से इनको कष्ट किया जाता था स्टोन को, उसके पाउडर बनाए जाते थे थिकनेस के लिए। जब उनको फिगर को एम्बोस करते थे तो थिकनेस के लिए वो पाउडर का डंक, काउ डंक और
और ये सारी चीजें राइस स्ट्रॉ करके ना इनको मिक्स करके उसको जो है पेस्ट का रूप दिया जाता था। जैसे अगर हम क्ले करते तो क्ले झड़ जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लोग एक सरफेस ऐसा देते थे, एक मिक्सिंग ऐसी देते थे तो थोड़ा एक टाइम पीरियड तक चल जाए। The line drawing is required for the painting were drawn with the color brutal on the surface where painting was to be completed while the surface was wet. डेफिनेटली अगर उसमें कुछ लाइंस वगैरह देनी होती थी तो जब वो गीला होता था हल्का सा तो वो लाइन सरफेस देते थे ताकि उसमें लाइंस आ जाए। क्योंकि जो टेक्सचर वो यूज करते थे, मीडियम जो यूज करते थे, जो वो सारी चीजें पेस्ट यूज करते थे उसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए लाइंस चाहिए होती थी। तो उस टाइम में बैटिंग होता था तो उसमें वो लाइन ड्रॉ करते थे। After the first outline the composition and painter would then define the subject with an undercoat of gray. उसमें हाईलाइटिंग करने के लिए कैसे हम करते थे, पेंटर जो होता था वो लाइट ग्रे कलर का कोट करता था पहले, जब वो बेस बना रहता था उसका, उसकी कंपोजिशन ड्रॉ करता था। आफ्टर कवरिंग द होल सरफेस वो फिनिश करता था पेंटिंग विद नेचुरल वाटर सॉल्युबल कलर्स। वाटर सॉल्युबल कलर्स यहाँ आते हैं, पहले बहुत सारे कलर्स नहीं होते थे, वाटर सॉल्युबल कलर्स आते हैं, जैसे लीफ से, फ्लावर से कलर वो बनाते थे। ठीक है, पेंटर वुड अगेन गिव अ लास्ट पॉलिशिंग विद अ स्मूथ स्टोन। उसके बाद जो है जब वो सारे कलर अप्लाई हो जाते थे तो लास्ट पॉलिशिंग जो है वो स्मूथ स्टोन के साथ इसके करते थे। जैसे अभी हम कार्विंग करते हैं तो कार्विंग में कहीं ना कहीं जैसे रेग मार्क का यूज करते हैं, वहाँ पे पत्थर का यूज होता था तो हल्का हल्का सा उसकी स्मूथनेस देते थे। इन द एंड फिनिशिंग लाइंस वर मेड बाय द ब्लैक और ब्राउन कलर, क्योंकि हाईलाइट करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी, बहुत ज्यादा कलर नहीं था, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं थे, जितने अवेलेबल फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होती थी, फ्लावर्स होते थे, उनका कलर लेते थे। कलर फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑफ कलर्स ऑफ अजंता। अजंता का जो कलर था, पिगमेंट ऑफ कलर केम फ्रॉम द लोकल वॉलनेट रॉक शेड ऑफ ग्रीन एंड ऑकर रिजल्टिंग फ्रॉम वेदरिंग ऑफ बेसल्ट। ठीक है, नेचुरल व्हाइट कलर वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन और चॉक, जो व्हाइट कलर का टच देते थे। ब्राउन पिगमेंट कलर जो देते थे वो लोग है ना, वो रॉक को पीस के शेड बनाते थे, ग्रीन ऑकर कलर का करते थे, व्हाइट कलर चौक और लाइन से करते थे, ब्लू फ्रॉम नील इंडिगो प्लांट से करते थे। मैं अभी आपको यही बता रही थी। इसी टाइप से वो इस तरीके के फ्लावर, इस तरीके की चीजें कलेक्ट करके वो रेड स्टोन पाउडर बनाते थे, रेड डॉडल से बनाते थे, है ना, और वर्मिलॉन कलर बनाते थे, येलो कलर बनाते थे, ब्लू पिगमेंट होता था उनके पास ब्राउन का जो होता था। लेटर ऑफ लेपिस लेजुली वाज इम्पोर्टेंट, ये जो हमारा करते थे वाज इम्पोर्टेंट एंड ग्राउंड टू द ब्लू पिगमेंट। ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल थिंग्स से ये शेड्स निकाले जाते थे। Some believe that the yellow color might have been prepared from the arsenic. Rest all the colors used in Ajanta paintings were mixture of red, blue, yellow. जब भी कलर बन जाते थे तो कलर की मिक्सिंग से ही दूसरे कलर बना लेते थे लोग। लैम्प ब्लैक वाज द ओनली ऑर्गेनिक जो था, और कलर यूज होता था, जो लैम्प ब्लैक कलर होता था वो ऑर्गेनिक कलर यूज करते थे लोग। चौक, जो ब्लैक काजल बनते हैं, जैसे वो नहीं होता जो धुआं हो जाता है, धुएं के ऊपर आप लोग ना ब्लैक ब्लैक जो उसके हमारे ऊपर मतलब हम लोग उससे काजल भी बनाते हैं, वैसे करके ब्लैक कलर यूज करते थे। द कलर्स वर बॉन्डेड विद द एनिमल ग्लू एंड वेजिटेबल गम्स। ठीक है, फिगर्स वर आउटलाइंड एंड विद थिन ब्रश the strokes first in dull red. Local colors were applied with the slight shading, usually with the highlights in the middle of form and the darker tones on the outside. कुछ डिफरेंस करने के लिए लाइट और डार्क देते थे, मिडिल हाइलाइट्स करते थे, स्लाइट शेडिंग करते थे, डार्कर टोन्स देते थे, ताकि दिस गेव अ इफेक्ट ऑफ शैलो रिलीफ occasionally seen in a case of jewelry. शैलो रिलीफ, कहीं कहीं वो क्या करते थे, शैलो रिलीफ के लिए कहीं कहीं बारीक बारीक काम करके वो थोड़ा सा रिलीफ वर्क करते थे, जहाँ पे वो उनकी एक पत्थर को काट के उसको फिगर आउट करना, उसके साथ में उनके उनके फिगर्स को शेप देना, आईज को शेप देना, नोज को शेप देना, उसके बाद उनकी ज्वेलरी को भी डिजाइन करना, जिसमें कि हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास कलर्स नहीं थे, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। उसमें इन लोगों में अगर बेस्ट एग्जांपल, डेफिनेटली सैल्यूट टू द दैट ओल्ड आर्टिस्ट, जिसमें कि आज के आप लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उस टाइम के लोगों ने कितनी मेहनत करके कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड फेमस हम लोगों को पेंटिंग दिया है। इसमें डिफरेंस बिटवीन फिर हम इसमें एक ना डिफरेंस आता है बेटा, ये एक आर्ट थी फॉरेस्ट, उसको एक आर्ट थी हमारी फ्रीकोसेस एंड म्यूरल्स। इसमें म्यूरल्स जो था फ्रेस्को आर्ट एंड म्यूरल्स में जो था फ्रेस्को म्यूरल, तो जो हम म्यूरल आर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, म्यूरल इज एन आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल,
or a ceiling. ठीक है, it becomes one with an architectural space no matter how big it is. तो म्यूरल तो ये होते थे, और फ्रेस्को ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूरल इन विच पेंटिंग इज डन ऑन अ वॉल बट ट्रीटेड विद द लाइम plaster either dry or wet. The color, color the soaks into the surface is डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ म्यूरल में क्या होता है। म्यूरल में आप वॉल को उठाएंगे, या वॉल को उठाएंगे नहीं, वॉल के पास जाएंगे, आप कितने भी लार्ज साइज में डायरेक्ट पेंट अप्लाई करते हैं। फ्रेस्को में क्या होता था, उसमें म्यूरल इन विच पेंटिंग डन, उसके लिए पहले ट्रीटेड करना होता था लाइम प्लास्टर, उसको पहले कोट दिया जाता था, फिर वो ड्राई और वेट होता था। जब वो आधा सूखा आधा गीला होता था, द कलर सोक्स इनटू द सरफेस, क्योंकि वो ना कलर सोख लेता था उसमें, फिर वो ब्राइटनेस नहीं आती थी, एंड बिकम्स वन विद इट। therefore a fresco is a mural, but a mural by or may not be a fresco. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ होगा कि म्यूरल्स में डायरेक्ट कलर अप्लाई होता था, लेकिन फ्रेस्को में थोड़ा सा बेस दिया जाता था। बेस दिया जाता था तो उसमें आप जो है जो कलर थे वो थोड़ा जब वो सरफेस सूख जाता था तो उसके ऊपर आपको करना होता था, उसमें ड्राई भी होता था, वेट भी होता था, तो उस चक्कर में उनकी शेडिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता था। नाउ जस्ट कम ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स। अजंता पेंटिंग्स केव्स आर द पिक्चर बुक्स ऑफ बुद्धा लाइफ, मेन जो थी इनकी, एंड हिज टीचिंग। उस टाइम में जो है सब्जेक्ट मैटर अजंता पेंटिंग्स का यही रहता था, बुद्धा इंटेलिजेंस, नोबल कैरेक्टर, सेल्फलेस सर्विस, कंपैशन इलस्ट्रेटेड ऑन दीज टाइमलाइज वॉल्स। उस टाइम पे जो अजंता पेंटिंग्स में कार्विंग थी, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उनकी केव्स में पेंटिंग होती थी, वो बुद्धा को फॉलोएशन पे होती थी, उससे मैसेज देते थे वो। इसमें हेल्प ऑफ जटाका टेल्स एंड प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, artists were also aware of their times. We find different aspects of life painted in Ajanta caves. उसमें बहुत सारे आप aspects देख सकते हैं, loneliness of life of villages देख सकते हैं, luxury life of forts देख सकते हैं, beggar देख सकते हैं, fisherman देख सकते हैं, soldier देख सकते हैं, hunter देख सकते हैं, bullfight, जो commonly आप वहाँ ऑब्जर्व करते थे वो सारी चीजें वहाँ पे अजंता केव्स के अंदर आप देख सकते हैं। Are found in Ajanta paintings. The whole religious and philosophical life has been depicted in the background of these figures. According to the scholar, the paintings of Ajanta can be divided into three parts. One is the ornamental, second one we can define in the emotional, and third one is the descriptive. इसमें हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो है हमारा आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल फर्स्ट कैटेगरी में था, इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, गेंस, इस टाइप के स्नेक्स, अप्सरास, गुरुदा एंड यक्षा, बुद्धा डिफरेंट पोजेस में, उनका बर्थ, डेथ, स्पिरिचुअल इवेंट्स, उनके ये सारी चीजें इसके अंदर आती थी। फिर हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्को एंड म्यूरल्स, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाला जो था आपका, इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट में हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग में। अजंता पेंटिंग बिकम्स वर्ल्ड फेमस ड्यू टू फॉलोइंग। इसके कुछ रीजंस थे बेटा। इसके रीजन थे लीनियर ब्यूटी, इसमें लीनियर ब्यूटी थी। The line drawing of Ajanta is most important aspect of the painting, expression of emotions through lines is the specialty of Ajanta paintings. The lines were powerful and flexible in nature, thick forceful lines थी, full of energy थी, one pleasant थी, rhythmic थी। तो इस टाइप की लाइंस, लीनियर ब्यूटी बहुत अच्छी थी। और कार्विंग करना लीनियर ब्यूटी पे या उस टाइम में डालना, उनको डिफाइन करना बहुत ही बहुत बिग टास्क था। सेकंड थी भावा। भावा द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट। भावा में द एक्सप्रेस ऑफ सेंटिमेंट्स, भावा में मूड आते थे, इज अ वेरी सोल ऑफ अजंता। वो कैसे करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल द गाजा जटाका स्टोरी में आप देखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स बाय एनिमल्स हैज बीन डिपिक्टेड इन द अफेक्शनेट यूनियन ऑफ एलिफेंट। अदर ह्यूमन इमोशंस लाइक शाइनेस आप देख सकेंगे, उनमें वो भाव नजर आते हैं, fear, sorrow, compassion, peace, merriment, humor, friendship, anger, ये सारे पोजेस में आप देख सकते हैं। भावा एक्सप्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। आप किसी भी फिगर में कैसे डिफरेंस करेंगे भाई, या तो कलर कॉम्बिनेशन हो या उसके भाव। तो भाव आप देखेंगे तो उसमें उस टाइम में बहुत 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 बारीक काम किया था भाव। सिंबॉलिक पेंटिंग में एलिफेंट्स, लोटस, क्रीपर्स, ये सिंबल्स करे थे। बॉडी फॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय द पोएट्री एंड लिटरेरी एक्सप्रेशन देयर। आप ये यकीन नहीं मान सकते थे कि उस टाइम में भी आर्ट
which we also told you. आपका भाव आ गया, भाव आपकी मुद्राएं आ गई, मुद्राएं म्यूजिक में आती हैं, आपकी बॉडी फॉर्म्स आ गई, इंस्पायर्ड पोएट्री से हो गई, पोएट्री लिटरेचर में आती है, और लिटरेरी एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि एक्सप्रेशन आए तो आपका लिटरेचर भी इसके अंदर आ गया, आपकी हिस्ट्री भी इसमें आ गई, आपकी लैंग्वेज भी इसमें आ गई, आपके भाव भी इसमें आ गए, आपकी ब्यूटी भी इसमें आ गई। कितना इंटीग्रेशन हमारे पहले टाइम से चला आ रहा है और हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अब। ये पहले जो हमें इतने तरीके से बताया गया था, अगर हम इसको आज अपने इंटीग्रेशन में डालेंगे तो हमें समझने में थोड़ी और आसानी होगी। आप प्लीज कोशिश करा करो जो मैं बोलती हूँ उसको समझने की, उसको लिंक करने की, उस चीजों को ऐड करने की। इससे क्या होगा, आपकी जो है स्किल बहुत डेवलप होगी बेटा, आपकी लर्निंग स्किल, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा डेवलप होगी, जो कि हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्टिस्ट के अंदर। अगर मेरे पास भाव नहीं है, अगर मेरे पास थॉट नहीं है, अगर मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो आई एम इमोशनलेस, आई कांट पेंट एनीथिंग। आप एक होम साइंस में भी अगर आप देखेंगे आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपका खाना अच्छा नहीं है। अगर आप एज एन आर्टिस्ट देखेंगे तो आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपसे वो ड्रॉ नहीं आएगी, आपके एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। तभी हम कहते हैं व्हाट इज द आर्ट, आर्ट इज द एक्सप्रेशन। हर किसी की पेंटिंग उसके बारे में बताती है, हर किसी के व्यूज उसकी पेंटिंग में शो होते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट, उसका प्रोसेसर, उसका माइंड स्टेट सब शो होता है। तो वेल हम टाइम नहीं खराब करेंगे, वी जस्ट कम ऑन द बॉडी फॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय द पोएट्री एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस। Body forms used were theoretical, not naturalistic. The classical Indian artists did not paint what they saw, but used poetic equivalents. मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक किसी ने पोयम बताई कि रिदमिक थी पोयम, है ना, द पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे थे, रिजेंबल करते थे। कोई बताया कि भावभीनी आंखें थी या अश्रुपूर्ण आंखें थी, ऐसे करके जैसे बताते हैं, फुल ऑफ वाटरिंग आईज ऐसे करते हैं, लिप्स एम्बोस थे। तो इस टाइप से जब पोएट्री में आता है तो वो उसी को कॉपी करके उसमें डिजाइन करते थे, स्माइल्स ड्रॉन करते थे, प्लांट एंड एनिमल लाइफ करते थे, है ना, सेंस, लिप्स, राइप एंड फुल लाइफ ऑफ बिम्बो फ्रूट, फिंगर्स लिंक्ड इन लोटस पेटल्स में, वो भी होके उससे काम करते थे। लोटस का भी इसमें इनके कलर बनाने में काम आता था। हैंड्स आर सप्लाई लाइक फ्लावर बर्ड, फीट लाइक लीव्स, बाड़ा बल्बा, है ना, thus it shoulders of a figure would resemble the brow of an elephant, the arms would curve like ripples, the eyes might be fish shaped and the lips like birds, same I told कि उसमें जो बॉडी इंस्पायर्ड होती थी पोएट्री और लिटरेचर से की एक्सप्रेशन से होती थी, और ये लोग इसका बहुत ही अच्छा यूज करते थे। नेक्स्ट कम ऑन द कंटिन्यूअस नरेशन लाइक स्टोरी। इसमें जो सेम स्टोरी टेलिंग है ना, कंटिन्यूअस नरेशन लाइक स्टोरी, मोस्ट ऑफ दिस मास्टरपीस जो था वो पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता था। लाइक स्टोरी कंटिन्यूटी एपिसोड में वॉल्स पे बनाई जाती थी, जैसे खाना बनाते हुए इवनिंग सीन, घूमने का सीन, हंटिंग सीन, है ना, इस टाइप की सीन्स बहुत सारी उसमें यूज होते थे। देन मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर करेक्ट ड्राइंग, सेम वी कैन इंट्रोड्यूस द मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल टेक्निक्स इस टाइप से होती थी, ड्राइंग स्किल्स जो यूज होती थी, कंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर्म, पर्सपेक्टिव एंड द कंपोजिशन वर सरप्राइज होते थे आपकी, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैथमेटिकल टेक्निक्स। आप पर्सपेक्टिव लॉ यूज करते हैं, पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं, आप कंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर्म होते हैं, कितने बाय कितने का बनता है, पेंटिंग कितने बाय कितने की होती है, मैक्सिको है यार इसमें। कॉम्पोजिशन में होता है, कौन सी फिगर छोटी, कौन सी रेक्टेंगल में आएगी, कौन सी सर्कल में आएगी, कितने शेप की कितनी चीजें बनेगी। अगर हम कोई भी पेंटिंग कंपोज करते हैं तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल जो जनरली मैं यूज करती हूँ कि मैं अगर एक 40 इयर्स की लेडी हूँ तो मेरे ऊपर एक 5 इयर्स की बच्चे का फेस कंपोज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपोर्शन नहीं बैठेगा। ये प्रपोर्शन जो होता है ये मैथमेटिक्स होता है, इसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स बहुत यूज होती है। किसी भी ड्राइंग में मैथमेटिकल इतने बाय इतने की पेंटिंग जब भी मैं कहती हूँ आप बना के लाइएगा, इतने बाय इतने का ये होना चाहिए, कॉम्पोजिशन में लैंडस्केप में होना चाहिए, कॉम्पोजिशन में आप जो है इसको वर्टिकल बनाएं, आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाएं, ये सारी चीजें जो है मैथमेटिकल शेप्स के ही थ्रू बनती हैं। कोई भी ऑड सिचुएशन आती है, अगर आप एक फुल पेज पे छोटी सी सीनरी या छोटी सी हट बीच में बना दे तो एम्प्टीनेस नजर आएगी, तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। वो सिचुएशन कैसे होगी, क्योंकि हमने मैथ्स का हमने बहुत अच्छे से यूज नहीं करा, हमने टेक्निकल टेक्निक्स यूज नहीं की। नेक्स्ट कम ऑन द मेन फिगर लार्जर देन लाइफ। जो मेन फिगर होती थी वो उसमें जो है फॉर द
ने a sake of dominance and emphasize the artists of Ajanta have increased the size of their main characters. Buddha in various scenes, the mother and child before the Buddha in cave number 17 में आप देखना, आप इसकी सीरीज देखना, मैं आपको इसकी सीरीज दिखाऊंगी. बुद्धा इज शोन 5 टाइमर बिगर देन द नॉर्मल फिगर, क्योंकि केव्स को आपको कवर भी करना होता था. ऐसा नहीं है कि बुद्धा की हमने एक ले लिया तो वो आप कंपोज करने पे आप पे डिपेंड करता था. मेन फिगर्स को हाईलाइट करने के लिए लार्ज करते थे. और नेक्स्ट हम आते थे वुमेन इन आइडियल फॉर्म. जो वुमेन अजंता में बताई गई है वो आर्ट लवर बताई गई है. आर्टिस्ट ने जो पेंट किया है वो जो होल रेंज ऑफ वुमेन की है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी उनकी, मेड्स की, डांसर्स की, कॉमन वुमेन की, वो बहुत एक एक सोशल, एक आइडियल फॉर्म हाउस होल्ड कोर्स उन्होंने बताए हैं. द आर्टिस्ट हैज सक्सेड इन द रिप्रोड्यूसिंग सॉफ्ट राउंडनेस एंड उनकी जो डेली जो एक कॉमन वुमेन होती है, तो एक कॉमन वुमेन में, मतलब मैं ये नहीं कहती स्टाइलिश वुमेन वो प्रेजेंट करते थे. एक आइडियल वुमेन जैसे एक प्रपोर्शन होता है बॉडी का, कितना हमारा फेस, कितना हमारा ब्रेस्ट, कितना हमारा हिप्स, कितना हमारा हेड, कितना हमारा गेस्चर ऑफ हर हैंड्स, है ना. ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था. जो मोस्टली वुमेन पेंटेड थी वो हाफ न्यूड होती थी, क्योंकि उस टाइम में ये जो थोड़ा सा ना एक बट सूट्स भी वो यूज करते थे, वो न्यूड पेंटिंग्स भी बनाते थे, हाफ न्यूड बनाते थे. बट उनकी जो न्यूडनेस थी वो कहीं भी कोई भी ऐसी अपीलिंग में नहीं होती थी जो आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाले. वो एक सेंटिमेंट्स उनके फेस से शो होते थे. स्पार्की और वो स्पार्की नहीं होती थी, और वो ग्रेसफुल होती थी, वो ग्रेशियस होती थी, वो डिवाइन होती थी. उन्हें देख के पीस मिलता था. अगर वो न्यूड भी थी, लेकिन उनको हम ऐसे नहीं करते थे कि उनसे कोई अट्रैक्शन होता हो या कोई स्पार्कनेस होती हो, नहीं. वो बड़ी ग्रेसफुल लगती थी. आप कभी जाएंगे तो आप इसको महसूस करेंगे. वी विल विजिट डेफिनेटली फॉर द अजंता एंड हम एक टूर बनाते हैं आर्ट उससे, तो हम लोग चलते हैं. मैनी हीरोइंस ऑफ अजंता आर डार्क कॉम्प्लेक्शन की होती थी, और जो है उन्हें ब्लैक एज एन अट्रैक्टिव कॉम्प्लेक्शन फॉर स्किन का होता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्शन की वो वेदर से भी वहाँ डिफाइन करते थे. डेकोरेशन ऑफ सीलिंग्स, जो सीलिंग्स होती थी अजंता केव्स में ब्यूटीफुल डेकोरेटेड करते थे. बर्ड, एनिमल्स, लोटस और इन सब चीजों का वो ध्यान रखते थे. इसमें फिर आती थी हमारी कलर स्कीम. कलर स्कीम आई हैव बी टोल्ड यू, गेरू से वो रडल बनाते थे, नील से ब्लू कलर बनाते थे, येलो रडल वो होते थे, चौक से व्हाइट बनाते थे, है ना. ब्राउन से डार्क लाइंस वो यूज करते थे आउटलाइंस के लिए. तो ये सारी चीजें वो लोग स्किन कलर यूज करते थे. वेरियस ऑब्जर्वेशन से वो बहुत सारे इन्हीं कलर को मिला के दूसरे कलर बनाते थे. वेराइटी ऑफ लाइफ आती है फिर नेक्स्ट हमारे पास. इसमें आती है डिवाइन एंड फिजिकल, रॉयल टू द ड्रग, ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी हैव बीन नाइसली डिपिक्टेड. वेराइटी ऑफ लाइफ था उसमें. उसमें जो है आप देख सकते हैं अप्सरा देख सकते हैं, जो वैरायटी ऑफ लाइफ से जो बेस्ट एग्जांपल है फ्लाइंग अप्सरा है. गंधर्व्स आर गुड एग्जांपल ऑफ सुपर ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट हम लेते हैं हेयर स्टाइल. हेयर स्टाइल जो था अजंता कार्विंग शो का, वो हेयर स्टाइल फॉर्म जो बहुत सिंपल था. मोस्ट सफोकेटेड शॉर्ट हेयर थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंस थे, लॉन्ग हेयर हैंगिंग डाउन थे, है ना. बैक इज डेकोरेटेड होती थी, पल्स स्टैंड होते थे, डाइवर्स गोल्ड ज्वेलरी होती थी. तो हेयर स्टाइल ना एक इंडियन टिपिकल वुमेन की होते थे. बैटल सीन्स होते थे. बैटल सीन्स में वहां पे ये लोग सेंटिमेंटल्स ऑफ रिफ्लेक्शन डालते थे. बैटल सीन में जो था इनका, इसमें ये बैटल सीन डालते थे, preaching and pity, and the other hand few battle scenes have been depicted with same success. There is a battle scene in cave number 17 जो cave is की 300 faces थे इसमें, और आप डिफरेंट वार जो वॉर मूड्स देख सकते थे, बुल फाइट देख सकते थे बैटल सीन्स में. आप ये जो 17 थी इसमें 300 फेसेस इन्होंने बनाए थे. नेक्स्ट आता है इल्यूजन ऑफ डेप्थ. इल्यूजन ऑफ डेप्थ में था, इल्यूजन जो होता था डेप्थ का, गहराई का, उसमें ये शेडिंग से, ब्लैक कलर की आउटलाइन से, है ना, ये कंट्रोल करते थे, काउंटर करते थे ऑफ द बॉडी एंड बाय पेंटिंग डॉट्स वेरिएशन. ओके, ये जो है डॉट्स की इस तरीके से डेकोरेशन डालते थे कि ये उनकी बॉडी की जो जो इनकी प्रपोर्शन सही नहीं है, मैं बता रही थी आपको, उसको वो उससे काउंटर करते थे. इनकी अवॉइडेड हार्ड लाइंस करते थे, डिजायर्ड वॉल्यूम होती थी, तो इसलिए उसमें ये जो है इस तरीके का वर्क करते थे. नेक्स्ट कम ऑन द इमोशनल डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इसमें बर्ड्स और एनिमल्स का इमोशन दिखाया जाता था. पिकॉक का ब्यूटीफुली पेंटेड थी, डक्स थी, गीस थी, ठीक है, मंकी थे, डियर थे. म्यूरल इन केव नंबर
10-50 elephants are painted in different poses. You can see there. Next आते हैं portrayal of natures. Portrayal of natures में different types of trees like banana, people, mango, banyan, palm have been painted in rare artistic form. इन्होंने उन ट्रीज को आर्टिस्टिकली डिजाइन किया था, उस पे पेपर पेंट किया था, विद लिमिटेड कलर्स थे, तो उनको वो ट्रीज में वो क्या दिखाते ब्यूटी, इससे उन्होंने टाइप्स ऑफ ट्रीज ले लिए थे. गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये तो बहुत ही ट्रेजर पार्ट है अजंता का. हाउस टू स्टे कॉन्टेम्पररी फैशन इन टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एटसेट्रा, ये उनके लिए फैशन आ गया. फैशन में हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से टेक्सटाइल उस टाइम में यूज होता था, ज्वेलरी होती थी, फैशन का पार्ट है. वन कैन अंडरस्टैंड ट्रेंड ऑफ दैट टाइम बाय बीइंग इज गारमेंट पेंटेड देयर. ठीक है, उनके जो इमेजिनेशन ऑफ आर्टिस्ट इज क्रिएटिंग नोवेल डिजाइन्स ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट इज प्रेजवर्थ था. वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा था. उनके जो गारमेंट्स, उन्होंने नेकलेस उनका है ना, एंकर्स उनका, बैग्स उनके, ट्रेक्स उनके, हेड गियर्स उनके, वेरियस पैटर्न्स, गोर इयरिंग, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट, ये है ना, ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने डिजाइन किए हुए थे. मोस्टली फिगर्स फॉर वियरिंग क्लोथ्स up to but there is a wide variety in them. Mostly these clothes have been described or decorated with lines and strips only. Fine. इसके साथ मैं आपको यही बताना चाहूंगी, अगर आपको इंडियन अजंता पेंटिंग की ब्यूटी देखनी है, तो आपको ये लाइव देखने में, जितना आप इसकी विजिट करेंगे, आप इसको महसूस करेंगे, आप इसकी कार्विंग देखेंगे, आप आर्ट लवर हैं, आपके लिए आई टॉनिक है, आप इसको ऐसे कर पाएंगे, तो उसमें आप इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करे बिना नहीं रह सकते. इतने कम साधन में, इतने कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूज ऑफ मटेरियल इन लोगों ने किया है, तो इससे बड़ा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता. आई होप कि यू पीपल विल लर्न मोर and you will definitely go for the visit there. You will see my videos. I will show you the paintings. हम लोग इससे पेंटिंग करेंगे. हम लोग इसको 3D में मैं आपको जिससे बनवाती हूँ, हम लोगों ने बनवाया है 3D में. हमने बनवाया है इसको थर्माकोल पे. हमने इसका बेस जो पेंटिंग का कराया था अजंता का, मैंने आपको एक साइड बाय लुक दिया था, एक इसकी रेप्लिका हमने बनाई थी. वो हमने एक हार्डवेयर को जो मैंने आपके साथ बनाया था, हार्डवेयर लेंगे आप, उसपे थर्माकोल की फिगर काटेंगे. उसके बाद जो वो लकड़ी वाला जो बुरादा होता है, जिसको बोलते हैं डस्ट, उससे आप उसकी कोटिंग करेंगे. उससे क्या होता है, एक आपका एक जो सरफेस है वो बड़ा रफ हो जाता है. उसके बाद हम कॉफी पेंटिंग कर सकते हैं उस पे, क्योंकि कॉफी इज अ नेचुरल प्रोडक्ट हमारा. हम इसमें से कलर जो हम प्लान है उसकी सुखा के कलर करेंगे. तो हम इसका एक एग्जांपल बनाएंगे. आई होप कि जो हमने छोटे छोटे पीसेस है, मास्टर पीसेस है, हम इसको पॉट पे भी बना सकते हैं, हम इसको हार्डवेयर पे भी बना सकते हैं. तो हम इन मास्टर पीसेस की एग्जीबिशन लगाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई थिंक यू विल फॉलो मी एंड यू विल आस्क मी द questions in my personal inbox. Thank you so much, dear.